Hello and welcome to my YouTube channel. In the order of to continue my video, today I will discuss these topics. आज हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। NFSA 2013 के बारे में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और उड़ान स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। उड़ान स्कीम उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इन टॉपिक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और ये आपके लिए यूज़फुल होगा यूपीएससी सीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। ये जो पूरी मेरी सीरीज आ रही है ये स्पेशली यूपीएससी ईपीएफओ के लिए डिज़ाइन किया गया है। बाकी ये जो अदर एग्ज़ाम्स लिखे हैं यूपीएससी सीएससी स्टेट पीसीएस, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं NFSA 2013 के बारे में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में आज हम देखते हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्टेट व यूनियन टेरिटरीज को कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब ये करंट अफेयर में ये टॉपिक क्यों आया है भी इसके बारे में बताया जा रहा है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्टेट व यूनियन टेरिटरीज को कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उनसे कहा है NFSA 2013 के तहत जितने भी डिसेबल पर्सन हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाए। मतलब कि जो NFSA जो 2013 है उसके तहत जो भी डिसेबल पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको इंक्लूड कर लिया जाए। और यह भी कहा गया है कि NFSA व PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनको जो कोटा दिया जाना है वो कोटा उन्हें प्राप्त किया जाए। अब आगे देखते हैं। NFSA 2013 की धारा 38 कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर दिशा निर्देश दे सकती है किसको, स्टेट को, इस कानून के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो NFSA 2013 की धारा 38 है तो उसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस कानून के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट को दिशा निर्देश दे सकती है, गाइडलाइंस जारी कर सकती है। धारा 10 के तहत इस कानून की धारा NFSA 2013 की धारा 10 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना का कवरेज भी देखने को मिलता है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब NFSA का मुख्य उद्देश्य क्या है। NFSA का 2013 का मुख्य उद्देश्य है हमारे देश के अंदर सभी को अनाज मिले, पोषण युक्त भोजन व पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। क्या है, हमारे देश में सभी को भोजन मिल सके, वो भी कैसा, पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। इसको आगे देखते हैं। इसमें टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें आबादी का 75% इसमें आबादी का 50, इसमें क्या है, शहरी आबादी का 50% व ग्रामीण आबादी का 75% कवर किया गया। जो NFSA 2013 है उसमें शहरी आबादी का 50% कवर किया गया है और ग्रामीण आबादी का 75% कवर किया गया है। और इसके तहत 5 किलोग्राम अनाज हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। और इसके तहत क्या है ये भी देख लीजिए थोड़ा। इसके तहत चावल, गेहूं व मोटे अनाज क्रमशः 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो व 1 रुपये किलो की दर से दिया जाता है। अब देखिए अंत्योदय अन्न योजना में क्या है। अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलोग्राम हर महीने प्रत्येक परिवार को दिया जाता है। NFSA में क्या है, 5 किलोग्राम प्रति महीने प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलोग्राम हर महीने प्रत्येक परिवार को दिया जाता है। स्टेट व यूनियन टेरिटरीज को हाउस होल्ड की पहचान करनी है।
जो स्टेट व यूनियन टेरिटरीज हैं वो हाउस होल्ड की पहचान करते हैं कि किसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसमें इसमें जो NFSA 2013 है, इसमें महिलाओं व बच्चों को पोषण संबंधी सहायता भी दी जाती है। ये देखिए क्या है, 6 महीने से 14 साल की आयु के बच्चों को व जो गर्भवती प्रेग्नेंट महिलाएं व स्तनपान करने वाली महिलाओं को एकीकृत बाल विकास सेवा और मिड डे मील के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन दिया जाता है। अब आगे देखिए, प्रेग्नेंट महिलाओं व स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ 6,000 रुपये का, इसमें जो क्या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, स्तनपान करने वाली जो माताओं को मातृत्व लाभ भी 6,000 रुपये दिया जाता है। और इसमें घर की जो बड़ी महिलाएं हैं उनको प्रमुख माना गया है। और जिला व राज्य स्तर पर इसमें एक ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी रखा गया है। शिकायत निवारण तंत्र भी जिला एवं राज्य स्तर पर रखा गया है। तो ये टॉपिक समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है, देखिए अगला टॉपिक क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसने डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर अर्थात EPPO को डिजी लॉकर के साथ लिंक किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, जो कि किसके अंतर्गत आता है, कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसने EPPO को डिजी लॉकर के साथ लिंक करवाने का फैसला लिया है। क्यों लिया है? ड्यू टू, मतलब कि कोविड-19 के कारण, कोविड-19 अभी ये डिजी लॉकर के साथ EPPO अगर लिंक हो जाएगा तो इसको अगर कहीं पे भी इसके पेपर की ज़रूरत पड़ती है तो डिजी लॉकर में लॉगिन ID से लिंक करके वहाँ से पेपर निकाल लेंगे और जहाँ पे पेपर सबमिट करना होगा वहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब से मतलब कि क्या है कि थोड़ा कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उससे भी थोड़ा पेपरलेस होने से कोविड-19 से भी बचाव हो जाएगा। और केंद्र सरकार के पेंशनरों की आसानी के लिए ये क्या है, केंद्र सरकार के जो जिनको पेंशन मिलती है उनकी आसानी भी हो जाएगी थोड़ा इससे। और यह पूरी फैसिलिटी, ये जो पूरी फैसिलिटी है वो भविष्य सॉफ्टवेयर द्वारा क्रिएट की गई है। भविष्य सॉफ्टवेयर द्वारा क्रिएट की गई है ये पूरी फैसिलिटी। तो ये टॉपिक भी समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। ये क्या है देखते हैं हम। ये क्या है, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। जो उड़ान स्कीम है ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसको जो उड़ान स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया था। अगला पॉइंट, इस योजना को जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से फंडेड वित्त पोषित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, जो एयरपोर्ट ऑलरेडी एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी द्वारा डेवलप किए गए हैं उनको क्या रखा गया, प्राथमिकता पर रखा गया। जो एयरपोर्ट ऑलरेडी एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी द्वारा डेवलप किए गए हैं उनको प्रायोरिटी पर रखा गया है। उनको इस स्कीम के तहत वाइबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए वाइबिलिटी गैप फंडिंग क्या है। सरकार कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ऐसे एयरपोर्ट के लिए करती है जब ऐसे एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और दूसरी कोई कंपनी भी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो इस प्रोजेक्ट को वाइबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा सहायता की। जैसे कोई एयरपोर्ट है तो उसका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और उसमें किसी भी कंपनी से या PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से कोई इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए उसमें VFP मोड या वाइबिलिटी
गैप फंडिंग के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अब देखिए उड़ान 4 के तहत हेलीकॉप्टर, जो उड़ान 4 स्कीम आई थी उसके तहत हेलीकॉप्टर व सी प्लेन को भी कंसीडर किया जा रहा है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 78 नए रूट फोर्थ राउंड के तहत अप्रूव किए हैं। जो उड़ान 4 स्कीम फोर्थ राउंड के तहत 78 नए रूट अप्रूव किए हैं। उड़ान योजना के तहत अब तक कुल 766 मार्गों की मंजूरी दी जा चुकी है। अब ये टॉपिक भी यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है यूएन ने पहली बार पीपल विद डिसेबिलिटीज़। अगला टॉपिक ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। यूएन ने पहली बार पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की। मतलब जो विकलांग या दिव्यांग लोग हैं उनके लिए यूएन ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, जिससे कि उन्हें सोशल जस्टिस का एक्सेस मिल सके, जिससे कि उनके सामाजिक न्याय तक उनकी पहुंच हो सके। जस्टिस सिस्टम का एक्सेस पूरी दुनिया भर में आसानी से मिल सके। यूएन ने 10 प्रिंसिपल का सेट जारी किया है। इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है इसके बारे में हम देखेंगे आगे, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है। इसमें क्या दिया गया है, यूएन ने क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन तक सोशल जस्टिस का एक्सेस पूरी दुनिया भर में पहुंच सके, उसके लिए क्या है यूएन ने कुछ 10 प्रिंसिपल्स की गाइडलाइन जारी की है। उसमें हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण गाइडलाइन क्या है, उसके बारे में देखेंगे। देखते हैं आगे क्या है। पहली गाइडलाइन, दिव्यांगों के साथ ऐसा नहीं होगा कि उन्हें न्याय से वंचित होना पड़े। मतलब दिव्यांगों के साथ ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए कि जिससे उन्हें न्याय न मिल सके। अगला पॉइंट, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सभी फैसिलिटीज़, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें बिना डिस्क्रिमिनेशन के सभी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। आसानी से जस्टिस सिस्टम तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को एकोमोडेशन दिया जाए। अगला पॉइंट, दिव्यांगों को सेम उतनी ही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जितनी कि दूसरे लोगों को मिलती है। अब अगला पॉइंट, दिव्यांगों को मुफ्त एवं सस्ती कानूनी सहायता प्राप्त की जाए। अगला पॉइंट, दिव्यांगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ जस्टिस में पार्टिसिपेशन का अधिकार होना चाहिए। जो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ जस्टिस है उसमें जो दिव्यांगों का है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का है, पार्टिसिपेशन का अधिकार भी होना चाहिए। शिकायत दर्ज कराने का अधिकार भी होना चाहिए। और फिर क्या है अगला पॉइंट, इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रभावशाली मॉनिटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो इसी में अगला पॉइंट है, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2007 के तहत पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2007 के तहत है। जो भी इनको लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या संवेदी दोष हैं जो उनकी लाइफ में बाधा बनते हैं और उनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ स्वीकार किया जाता है। तो इसमें बेसिकली ये दिया गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2007 के तहत। अब क्या लिखा गया है, अब देखिए इंडिया के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की क्या स्थिति है ये हम देखते हैं। इंडिया के अंदर जितने भी मेल हैं उसमें से 2.4% क्या हैं, दिव्यांग या विकलांग हैं। और महिलाओं का, इंडिया में जो महिलाओं का है उनका महिलाओं का 2% दिव्यांग हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए
वीडियो को शेयर भी कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करने का कारण भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर टाइप कीजिए। तो इसी प्रकार ये आगे भी वीडियो आते रहेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।